ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो है कि ये आपने देखा कि ये डेल्टा x1 इज लेस देन द डेल्टा x एंड डेल्टा t1 इज लेस देन द डेल्टा t। फिर आपने ये a डैश ले लिया और b डैश ले लिया, तो फिर देखा कि डिस्प्लेसमेंट आपकी और छोटी हो गई। वो कितनी हो गई? डेल्टा x1 ले लिया आपने इसको, तो आपने बता दिया डेल्टा x1 इज लेस देन डेल्टा x2। फिर आपने a डैश b डैश ले लिया, तो आपने कहा कि अब टाइम इंटरवल जो है वो डेल्टा t2 हो गया। कितना हो गया? डेल्टा t2, और ये डेल्टा x2 हो गया। ओके, तो अब आप बिल्कुल इजीली ऐसा आराम से बोल सकते हैं कि डेल्टा x2 इज लेस देन डेल्टा x1 एंड लेस देन डेल्टा x। एंड टाइम के लिए आप बोल सकते हैं कि डेल्टा t2 इज लेस देन डेल्टा x1, सॉरी डेल्टा t1 इज लेस देन डेल्टा t। ऐसे करते करते बिल्कुल होते जब आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गए, ये अब आप देखिए, अगर हम आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को P मान लें कि चलिए ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है P, तो P पर आते ही अब जो ये लाइन होगी, अभी तो लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मिलती थी, अब ये क्या हो गई? एक टेंजेंट हो गई। दिख रहा है इस पॉइंट P पर वो लाइन क्या हो गई? टेंजेंट हो गई। अगर वो टेंजेंट हो गई तो फिर आप क्या कहेंगे कि अब उसके लिए क्या हुआ? अब जरा उस पॉइंट को मिला करके आप देखें, इसके लिए जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो एक पॉइंट है, और जो टाइम है वो भी टाइम का क्या है? एक पॉइंट हो गया जो है। मतलब आप कह सकते हैं कि जब टाइम इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट व्हेन डेल्टा t is tending to 0 means delta t is tending to 0 but not equal to 0. delta t is tending to 0 but not equal to 0 मतलब कि वो 0 नहीं है बट 0 को अप्रोच कर रहा है। मतलब कि ये और ये, तो जैसा कि आप लोग मैथ में बिल्कुल छोटी क्लासेस में आप स्टडी करते हैं कि लाइन क्या है, तो वहाँ आपको लाइन के बारे में बताया जाता था कि द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ सुटेबल डायरेक्शन या सुटेबल वे, या द कलेक्शन ऑफ पॉइंट कॉल्ड लाइन। इन्हीं पॉइंट के कलेक्शन से लाइन बनती है। मतलब अगर बहुत सारे पॉइंट को हम पास ले लें तो ये एक लाइन बन जाती है। तो आज क्वेश्चन कुछ फिर वैसा ही है। अगर आप इस पॉइंट P को देख रहे हैं तो पॉइंट P इज अ पॉइंट जहाँ पर वो जो दो पॉइंट को मिलने वाली जो लाइन थी वो वहाँ पे टेंजेंट हो गई। इसका मतलब कि उस पॉइंट को ट्रेवल करने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, तो वो टाइम आपको लगा डेल्टा t स्टैंडिंग टू 0। कहने का मतलब कि जो आपने एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के लिए स्टडी की थी, हाँ, तो जो मेरा बताने का एम था वो ये था कि अगर ये लाइन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आता है तो वो एक्चुअली एक पॉइंट को क्रॉस करता है, पॉइंट ट्रेवल कर रहा है, एक एक पॉइंट को ट्रेवल करके वो ये A से B पर आता है जो है। ओके, तो अगर वो A से B पर आने में एक एक पॉइंट को ट्रेवल किया, एक पॉइंट चला फिर नेक्स्ट, और उन्हीं पॉइंट को चलने में उसका जो टाइम लगा जो है वो टाइम भी क्या है, वो टोटल टाइम भी अगर आप देखें तो एक एक पॉइंट को ट्रेवल करने में टाइम जो मिला है वो सब टोटल लेकर के आप यहाँ कहते थे कि डेल्टा t टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ जाने में डेल्टा x, मतलब कि यही x2 माइनस x1, और ये क्या था t2 माइनस t1। जो इंटरवल आप डायरेक्ट कहते थे दैट्स सम ऑफ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल द पॉइंट डिस्टेंस को चलने में जो टाइम लगा। तो अगर आप ऐसा बोलें कि यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर डेल्टा t लगता है तो एक पॉइंट को ट्रेवल करने में डेल्टा t स्टैंडिंग टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि वो ऐसा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम
मतलब एक इतना छोटा टाइम इंटरवल लगता है, बिल्कुल बड़े डिस्टेंस को ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगा, तो एक पॉइंट को ट्रैवल करने में एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लगी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी स्टैंडिंग टू 0 हो गई। तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ इंस्टेंटेनियस, मतलब कि जो आप एवरेज में स्टडी करते थे वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैं बात करूं तो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड instantaneous velocity, is called instantaneous velocity. The limiting value of average velocity is called instantaneous velocity. Limit delta t standing to 0, delta x upon delta t. तो सर आइजैक न्यूटन ने यहीं से कैलकुलस स्टार्ट किया, मीन्स डिफरेंशिएशन बताया। उन्होंने कहा कि दिस टर्म विल चेंज इन dx अपॉन dt, और इसको उन्होंने कहा कि यही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप इंस्टेंटेनियस की वेलोसिटी की डेफिनेशन अभी लिख सकते हैं, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, the limiting value of average velocity means limiting value में delta t standing to 0 bracket में the limiting value of average velocity is called instantaneous velocity। या और अच्छी डेफिनेशन आप बताएं, the rate of change of, अब आप इसे ये जो आया ये जो dx upon dt, तो ये बताता है रेट, the rate of change of displacement with respect to time is called instantaneous वेलोसिटी। तो ये दोनों डेफिनेशन आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time, the rate of change of displacement with respect to time, the rate of change of displacement with respect to time is called instantaneous velocity, instantaneous वेलोसिटी। तो ये हुई बात जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। आपको क्लियर हो गया होगा कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और द रेट ऑफ, ये जब आने के बाद जब आप ये वैल्यू निकालेंगे तब आप लिखेंगे that is we can say, yeah, hence we can say the rate of change of displacement with respect to time is called, मतलब ये x1 है तो यहाँ हमने मान लिया कोई पोजीशन x है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो ये था जो है, ये पूरी थियरी थी किसकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ओके, अब बात आती है जो है कि व्हाट इज द मीन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर हम देखें जो है कि व्हाट इज द मीन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, तो इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है हमारी जो है, तो आप देखें कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर वेलोसिटी कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर वेलोसिटी मतलब ये वेक्टर है, तो ये वेलोसिटी है तो वेक्टर है, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो वो क्या है, स्केलर है। तो आप कहेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग आएंगे जो है। कैसे कि अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक हो रहा है तो फिर उसकी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो हमें ये क्लियर कर देगा जो है कि इन दोनों में जो है क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब मान लीजिए सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है,
ओके। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो एक एग्जांपल लेकर हम क्लियर करते हैं इसे जो है कि इनमें और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं जो है। तो देखिए इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ये आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा कि इंस्टेंटेनियस के लिए वो किसी पॉइंट पर आ जाता है और वो फिर वो जो है वो टेंजेंट बन जाता है। तो सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट को चलने में जितना टाइम लगा वो टाइम क्या लगा, डेल्टा टी स्टैंडिंग टू ज़ीरो, और ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया। ओके, तो इसको हम जो है डिस्कस करेंगे दोबारा जो है इसमें, जब आपको ये आप देखेंगे ये छोटा सा पॉइंट जो है वहाँ पे आपको डिस्कस करके बताया गया है मैथमेटिकल टूल में, जो थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स कैलकुलस वगैरह जहाँ बताया गया है जो है वहाँ आप देखेंगे स्टार्टिंग के लेक्चर, तो वहाँ आपको ये थोड़ा सा बताया भी गया है जो है। तो ये उसका ये यूज था जो है। तो आप देखिए जो है आपके लिए एक बेस्ट न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल ये है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू a प्लस bt स्क्वायर where a is equals to 8.5 meter and b is equals to 2.5 meter per second square and t is measured in second. What is its velocity at? क्वेश्चन है कि what is its velocity? What is its velocity? What is its velocity at t is equals to 0 and t is equals to 2 second? At t is equals to 0 and t is equals to 2 second, है ना। t is equals to 0 and t is equals to 2 second पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बिल्कुल क्वेश्चन के पैटर्न से ही आपको क्लियर है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है जो है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट एट टी इक्वल्स टू 0 एट टी इक्वल्स टू 2 पर्टिकुलर टाइम। यहाँ इंटरवल नहीं दे रहा है कि ये 0 से लेकर के 2 सेकेंड के बीच में उसकी कितनी वेलोसिटी है, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा पूछता तो वो क्या हो जाता, एवरेज वेलोसिटी हो जाती। ओके, तो आप देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे। अब हम जानते हैं since we know that एवरेज वेलोसिटी के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। तो d बाई dt हो गया, ये x की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी टी स्क्वायर, a प्लस बी टी स्क्वायर। आपको कैलकुलस थोड़ा सा बताया गया है, थोड़ा सा क्या काफ़ी अच्छे से बताया गया है। वहाँ आपको क्लियर कराया गया था कि आखिर कोई ऐसा फंक्शन दिया हो जिसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो फिर ये कांस्टेंट हो गया, a और b क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 और प्लस जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कोफिशिएंट लेफ्ट साइड आ जाता है d बाई डी टी इंटू ये क्या आ गया टी स्क्वायर। तो ये हो गया b इंटू टी स्क्वायर क्या होगा, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो ये हो गया 2 इंटू टी पावर 2 माइनस 1। तो कुल मिलाकर ये कितना आ गया 2b इंटू टी। तो ये जो v आया v इक्वल्स टू 2b इंटू टी आ गया, जो है क्या आ गया 2b इंटू टी। अब पूछ रहा है कि देयरफॉर एट t इक्वल्स टू 0 हेंस v इक्वल्स टू क्या आ गया 2b इंटू 0। तो ये क्या आ गया 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। एंड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर तो
v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2bt, b की वैल्यू कितनी दी गई है 2.5, तो ये हो गया 2.5 इंटू t की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो गया 5 to the 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसे नोट करें, बिल्कुल क्लियर हो गया। आपने डिफरेंशिएट किया, ये आया 2bt, फिर t इक्वल्स टू 0 रखा, ये 0 आ गया, t इक्वल्स टू 2 रखा तो ये कितना आ गया 10 आ गया। बस यहाँ पर आपको उन दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन है रखनी पड़ेगी जी हाँ। ओके, तो ये तो क्वेश्चन रहा जो है आपके लिए कि ये वैल्यू आई। अब आगे कहता है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, ये मान लीजिए a होता a, और b पार्ट में आपसे कहता कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, क्या कहता बी पार्ट में, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ओके, तो बिल्कुल अब आपके लिए ये इजी हो गया अंडरस्टूड करना, ये नोट किया आपने। ओके, आप इसे अच्छे से नोट करें। तो जो आपको यहाँ एवरेज निकालना है, तो एवरेज का आपको फार्मूला आता ही है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू x2 माइनस x1, x2 दैट इज v बार इज इक्वल्स टू x2 एट टाइम t2 माइनस x1 एट टाइम t1 अपान t2 माइनस t1। तो ये आपके लिए जो है, जो ये वैल्यू गिवन है, ये t1 हो गई और ये क्या हो गया t2 हो गया। ओके, तो बस आप रखिए, आंसर आ जाएगा आपका। क्या है आंसर कि एट टाइम t2, मतलब देखिए जरा सा, अगर ये x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वायर है, तो x2 का मतलब x4, t2 इक्वल्स टू क्या है एट टाइम t2, मतलब क्या x4 पर ये कितना होगा a प्लस b, बस जहाँ पर t है, वहाँ क्या हो जाएगा ये 4, तो ये हो गया 4 ऑफ होल स्क्वायर। तो आप देखें तो a की वैल्यू कितनी है 8.5 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 4 4 जा 16। इसे हम सॉल्व करते हैं तो 8.5 प्लस ये हो जाएगा 0 और 40। ओके, ठीक 40, तो ये हो गया 48.5 मीटर। ओके, ये हो गया एट टाइम t2 पर। एंड सिमिलरली x t1 पर क्या आ रहा है, जब हम t1 रखेंगे यहाँ पर तो फिर से वो 8.5 प्लस b की वैल्यू कितनी 2.5 मल्टीप्लाइड बाई t1 की वैल्यू कितनी 2 2 जा कितना हो गया 4, तो ये हो गया 8.5 प्लस ये 10 18.5 मीटर। तो बस फार्मूले पर आ जाए। ये फार्मूला आपका कहता है, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला कह रहा है देयरफॉर v बार इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, x2 कितना 48.5 माइनस 18.5 अपान 4 माइनस 2, तो ये हो गया ये 5 और ये 18 कितना हो गया 30 बाई कितना 2 कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो यही आपसे पूछ रहा था और आपने इजीली उसका इजी आंसर दे दिया।
ओके, तो ये हुआ जो है। और अगर कहीं पर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो, मान लीजिए कि एक एग्जांपल है आपके लिए, अगर कहीं पर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो तो उसके हर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होगी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी जो है। ओके, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जितनी वैल्यू आएगी वो क्या है, हर जगह यूनिफॉर्म है। तो उस इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर भी निकालेंगे तो वो भी वही आएगी जितना एवरेज की वैल्यू आएगी, लेकिन वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ट्रेन चल रही हो तो उसके लिए उसका एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों क्या आएगी, सेम आएगी जो है। ओके, तो ये रहा जो है आपका एक न्यूमेरिकल, जिससे आपने ये क्लियर कर लिया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है जो है। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए, आप नोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप इसे बार बार, अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो बार बार आप क्या कीजिए, इसे रिपीट कीजिए और क्लियर कीजिए जो है। और आप जो है एक NCERT की बुक परचेज कर लीजिए, वो 9th की, 10th की और 11th और 12th की जो है, जो मैं जो न्यूमेरिकल 11th 12th से ले रहा हूँ वो भी आप वहाँ से देखेंगे। बट आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि आप किस क्लास में हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आप एक IIT JEE फाउंडेशन कोर्स की स्टडी कर रहे हैं जो है। तो वहाँ पर आपको ये माइंड में नहीं होना चाहिए अरे मैं तो 9th का ही पढ़ूंगा, नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, उसके आगे आगे आपको न्यूमेरिकल धीरे धीरे बताए जा रहे हैं जो है, ठीक है। और आप उसको क्लियर करते जाइए, देखेंगे कि आपको कहीं ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये 9th है या 10th है या 11th है या 12th है, कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा जो है, बल्कि आपको सब क्लियर हो रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा जो है। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। और किसी भी न्यूमेरिकल को आपको अगर क्लियर नहीं होता दोबारा देखिए, जितनी बार मैं उसको बता रहा हूँ, क्लियर करा रहा हूँ, उसे आप समझने की कोशिश कीजिए जो है। और अगर उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप जो है ये थोड़ा बुक भी रीड कीजिए जो है। और बुक रीड करना आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है। और लेक्चर पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई 1 घंटा या हाफ एन आवर या 1 आवर की लेक्चर आपने देखा, तो उसके बाद देखने के बाद आप उसे बैठ करके एक बार ध्यान में, मतलब कि बंद करने के बाद, मतलब लेक्चर कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल ध्यान से सोचिए कि कैसे कैसे स्टार्टिंग से बताया गया था। एक बार ऐसा माइंड रिवीजन कीजिए जो है। उसमें आपको हो सकता है 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, किसी को 5 मिनट लगे जो है, लेकिन एक आंखें बंद करके क्विक रिवीजन की, जैसे हमने स्टार्टिंग से एंड तक बताया उसको पूरा माइंड में सेट कीजिए। और फिर जो न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया जो है उसे आप लीजिए। जैसे कि अभी मैंने ये न्यूमेरिकल जो है 11th NCERT फर्स्ट वॉल्यूम से बताया जो है, ठीक है, फिजिक्स की। तो आपके पास इतनी सारी किताबें होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये जो न्यूमेरिकल आएंगे उसे सॉल्व करने के लिए। और जो न्यूमेरिकल यहाँ पर अगर बुक से नहीं है तो वो ऑलरेडी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको नोट करना है, या मैं आपको नोट कराऊंगा जो है। ओके, तो थैंक यू। आगे इसके आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।